ठीक है, हेलो। हाँ ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। मेरा आवाज ठीक ठाक पहुंच रहा है ना सर वहाँ पे? आवाज आ रही है। ठीक, ओके, ठीक है। हाँ, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, तो आज हमारा जो प्लान है, कुछ हम लोग थ्योरी देखेंगे, कुछ रिविजन्स देखेंगे हम लोग। तो टुडेज प्लान, आज का जो प्लान है हमारा, टुडेज प्लान क्या है? दो चीज़ देखेंगे। एक है कुछ रिवीजन ऑफ थ्योरी, कुछ चीज़ रिवाइज करेंगे हम लोग। हाँ, आप लोग तो पढ़े हैं चैप्टर को, थ्योरी, कुछ बेसिक थ्योरी एकदम कूलम्ब्स लॉ लेके। और दूसरा चीज़ है कि कुछ एक दो प्रॉब्लम देख सकता हूँ। हाँ, 1 और 2 प्रॉब्लम्स। हाँ ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आज। ओके, तो थ्योरी में क्या रिवीजन करने वाले हैं हम लोग? तो हम लोग जहाँ पे छोड़े थे लास्ट क्लास पे, उसी पे हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे वहीं से। तो पहला वाला जो टॉपिक है रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ, चार्ज का प्रॉपर्टी और क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका यूनिट्स क्या होता है, राइट, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं चार्जेस के। तो वी हैव स्टडीड दैट थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो क्या क्या वी हैव स्टडीड टिल नाउ, व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? स्टडीड टिल नाउ क्या पढ़े हैं, क्या डिस्कस किए हम लोग, क्या किए? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग का हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया आगे क्लास पे। ठीक है, नाउ आज का जो टॉपिक होगा हमारा,
कूलम्स लॉ लेके। सो क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? टॉपिक जो हमारा है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत आसान सा लॉ है, इसको आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, ओके, राइट। आप लोग बैठ जाइए, जो है आप लोग बैठ जाइए। हाँ, बैठ के थोड़ा सुनिए। आप लोग जानते हैं, जस्ट एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ क्या है, इसका कब हम लोग यूज करते हैं, कब हम लोग नहीं करते हैं, क्या फॉर्मूला है, ये सब हम लोग आज थोड़ा सीखेंगे। हाँ, स्टूडेंट्स जो खड़े हैं अभी तक बैठ जाइए आप लोग। हाँ, ठीक है, ओके। तो पहला वाला क्या चीज है कि व्हाट डज दिस लॉ टेल अबाउट? क्या क्या बोलता है इस लॉ से हम लोग को क्या पता चलता है? कूलम्स का लॉ से, कूलम्स लॉ गिव्स यू द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये है पहला वाला पॉइंट। कूलम्स लॉ क्या पॉइंट है? कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बहुत आसान सा लॉ है। गिव्स अस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, कूलम्स लॉ गिव्स अस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ये ठीक है ना? आप लोग को पता है ना कूलम्स लॉ क्या मिलता है हम लोग को? कूलम्स लॉ से हम लोग को दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो रहा है, हाँ, उसको हमको पता चलता है कूलम्स लॉ से। और आगे क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फोर्स छोड़ के और भी कुछ फोर्सेस एक्ट करते हैं। हाँ, तो जो चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल्स जो है हमारे पास, उसमें एक मास भी होता है, उसका एक मास भी रहता है ना, उसका वेट रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या मिलेगा? दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी मिलेगा, पर उसका अमाउंट काफी कम रहता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है। कूलम्स लॉ गिव्स अस द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, दूसरा वाला पॉइंट क्या है? हाँ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। फोर्स बिटवीन इस तरीका का चार्ज होना चाहिए, टू पॉइंट चार्जेस। हाँ, टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा सा चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब जो चार्ज एक छोटा सा जगह पे है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। एक छोटा सा जगह पे है, उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट चार्ज। वास्तव में क्या है, आप लोग को जानना है कि कहाँ हम लोग कूलम्स लॉ लगा पाएंगे? जब हम देखेंगे कि दो चार्ज हमारा पास है। कैसे कैसा हो सकता है सिचुएशन? कुछ कर रहे हैं आप लोग? हाँ, सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज? ये पॉइंट चार्ज क्या चीज है? ये पॉइंट चार्ज क्या है? सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यों कहेंगे? जब when the distance between when the distance between the charges large compared to the size of the charge। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज आपका पास पॉइंट चार्ज, कब हम लोग कहेंगे दो चार्ज काफी छोटा चार्ज है, उसमें हम लोग कूलम्स लॉ कब लगा पाएंगे? डायरेक्टली जब क्या होगा कि वो चार्ज का जो साइज है, चार्ज का साइज दोनों का बीच में जो दूरी है उससे काफी कम है। जैसे एग्जाम्पल हुआ आपका क्या एग्जाम्पल हुआ? उदाहरण के क्या दे सकते हैं आप लोग कि फुटबॉल के ग्राउंड पे एक और पे एक आपका पास बॉल है, फुटबॉल है, और एक एंड में और एक फुटबॉल है। अभी दोनों का अगर आप चार्ज पार्टिकल समझते हैं, उस दोनों फुटबॉल को अगर आप चार्ज पार्टिकल समझते हैं, और दोनों का सेपरेशन कितना है? गोल पोस्ट का एक ग्राउंड का एक एंड है,
एक बॉल रखा हुआ है और एक एंड में और एक बॉल रखा हुआ है। तो अभी देखिए बॉल का जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन लोग का बीच में 100 मीटर 120 मीटर का लगभग दूरी है, मगर साइज ऑफ द बॉल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा अगर आपका पास सिचुएशन कुछ हो तो उस केस पे हम लोग कूलम्स लॉ को लगा पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे साइज ऑफ द चार्ज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, देन वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ। कूलम्स का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग उस समय लगा पाएंगे। ठीक है, राइट, हो गया। तो ये एग्जाम्पल आ गया समझने के लिए आपका, हाँ, साइज कैसे करके कंपेयर करेंगे। राइट, ओके। उसका बाद क्या आया, थर्ड वाला जो पॉइंट है, तो विल सी द फॉर्मूला नाउ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला देखेंगे रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। क्या कहते हैं ये लॉ, क्या कहा जा रहा है, COUL, कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है। तो इसको फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं आगे, देन वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज। इसमें क्या बोला गया है कि तो दो चार्ज है हमारा पास, देयर आर टू चार्जेस। ये एक चार्ज है गया हमारा Q1, इसको हम लोग नाम देते हैं Q1, द अमाउंट इज Q1। और ये हमारा पास एक चार्ज है दैट इज कॉल्ड Q2। टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस R। इन लोग का बीच में जो दूरी है उसको हम लोग कहेंगे R। ठीक है, R। ठीक है, so there are two charges Q1 and Q2. The size of the charges is small compared to the distance between them. जो साइज है उन लोग का चार्ज का बीच, अपना जो साइज है that is very small compared to the distance between them, and the distance between them is here it is shown as R. R is the distance between the two charges. ठीक है, अभी इसमें हम लोग कूलम्स लॉ लगा पाएंगे। लगाने से क्या मिलेगा हम लोगों को, कूलम्स लॉ अगर हम लोग यूज करते हैं देन वी कैन कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन। क्या लगा पाएंगे इससे हम लोग, क्या मिलेगा कूलम्स लॉ से हम लोग को, दो चीज मिलेगा यहाँ पे। व्हाट इज द थिंग, पहला वाला चीज क्या है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1, एंड सिमिलरली एक ही तरीका से फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q2। सो कूलम्स लॉ अगर हम लोग लगाते हैं, फॉर्मूला का अगर हम यूज करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा हमको पता क्या चलेगा कि Q2 का ऊपर Q1 का कितना फोर्स आ रहा है, Q1 के वजह से कितना फोर्स Q2 पे लग रहा है, एंड Q2 का वजह से Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगता है। हाँ, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, उसको हमको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी फोर्स कितना होता है, कूलम कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह जब इसको डिराइव कर रहे थे, एक चीज आपको जानना है कि जब वे फोर्स डिराइव कर रहे थे कूलम, जब इसका जो फॉर्मूला निकाल रहे थे ना, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ इलेक्ट्रिक करेंट वगैरह लेके एक्सपेरिमेंट किए, चार्ज वगैरह लेके, तब उनको चार्ज का अंदाजा नहीं था। मतलब चार्ज का अमाउंट अगर आपको पता चल जाता है कि इसमें Q1 चार्ज है, इतना इतना कूलम चार्ज है, इसमें इतना कूलम चार्ज है, तब आप जाके फॉर्मूला लगा पाएंगे कितना फोर्स हो सकता है। मगर आपको चार्ज का बारे में भी अंदाजा नहीं है कुछ, कितना कूलम चार्ज इसको आपको पता नहीं है। डिस्टेंस आप नाप सकते हैं, मगर आपको आपका पास अगर चार्ज का कुछ वैल्यू पता नहीं हो तो ये फॉर्मूला डिराइव करना भी काफ़ी दिक्कत का बात हो जाता है। तो कूलम के पास ऐसा ही सिचुएशन था जहाँ पे उसको चार्ज के बारे में भी नहीं पता था। चार्ज अगर जान रहे थे तब हम कूलम्स लॉ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हाँ इतना डिस्टेंस पे रखने से हमको इतना फोर्स आ रहा है, तो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कुछ। मगर आपका पास अगर चार्ज का ही कोई कुछ अंदाजा नहीं हो तो आप निकालना काफ़ी दिक्कत का बात हो जाता है। तो कूलम कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से कुछ मतलब कुछ इंटेलिजेंट टेक्निक से, मगर वो आप ये फॉर्मूला निकाल पाए थे। आप लोग पढ़ सकते हैं, किताब में है इसका। एंड व्हाट ही गॉट, क्या मिला इसको, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल, किसका साथ प्रोपोर्शनल होता है, दो टर्म आएगा। एक है कि जो फोर्स हमको मिलेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, क्या किसका साथ प्रोपोर्शनल, आप लोग बोलिए, ये प्रोपोर्शनल किसका साथ होगा, इसका साथ होगा ना Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 इंटू Q2, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आपको फिजिक्स में ऐसा काफ़ी सारा फोर्सेस मिलेंगे आपको, जहाँ पे आपको इस तरीका का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ऐसा होता है ना कि मास का प्रोडक्ट का साथ प्रोपोर्शनल होता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम उसका साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि जो कूलम का जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब कोई भी चार्ज अगर का उसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो, मतलब अगर बढ़े तो फोर्स बढ़ जाएगा, मगर डिस्टेंस अगर बढ़ा तो फोर्स घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द चार्जेस, sorry, product of the charges, and force is inversely proportional to the distance between the charges। ठीक है, एंड क्या होगा, और एक पॉइंट जो आएगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो ये फोर्स जो है Q1 के ऊपर अगर आप फोर्स नापते हैं या Q2 के ऊपर अगर आप फोर्स नापेंगे ना, मेजर करेंगे अगर, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, ये फोर्स acts along the line joining the two charges। So this force, Coulomb force, this acts electric force along the line joining the two charges। ठीक है, Q1 से Q2 जो अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी लाइन के बराबर लाइन के डिरेक्शन पे चार्ज होगा। ठीक है, along the line joining the two charges फोर्स होगा। फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा कि वो along the line joining the two charges उसी डायरेक्शन पे होगा, टू चार्जेस। ठीक है, तो ये था तीन क्वांटिटेटिव इसका मतलब आपको नापने से आपको ये मिलेगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड थर्ड वाला कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये तीनों है इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट अगर आपको पता चल जाता है तो आपको कूलम्ब्स लॉ में ज़्यादातर चीज आपको पता चल गया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक है कि जो चार्जेस है उसका प्रोडक्ट का साथ ये अगर ये बढ़ता है तो बढ़ेगा, घटता है तो घटेगा, और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप कम करेंगे डिस्टेंस दो चार्ज के बीच पे, उतना ही आपका फोर्स बढ़ते रहेगा। अगर आप दूर कर देंगे तो फोर्स घटेगा। ठीक है, एंड दिस एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अभी इसमें आप देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था कि आपके पास दो मास था, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया कूलम्ब्स लॉ में। और अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखेंगे, याद रखें, उसमें क्या था कि दो मास थे यहाँ पे M1 एंड यहाँ पे M2, दो मास था और उन लोग को बीच में जो डिस्टेंस था, सपोज ये R है आपका डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, वहां पे क्या फोर्स था, फोर्स इसको हम लोग लिखते हैं फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई R² था ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस तरीका का होता है। ठीक है, राइट। तो इसमें आपको ऑलवेज क्या दिखेगा कि ये जो फोर्स है दिस इज ऑलवेज ए अट्रैक्टिव फोर्स। दो मास अगर होगा आपका, इसमें भी सेम तरीका का प्रॉपर्टीज है कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बट ये ऑलवेज इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। ऑलवेज एक मास दूसरा मास को खींचेगा, M1 M2 को खींचेगा और M2 M1 को खींचेगा। तो दिस इज ऑलवेज ए अट्रैक्टिव फोर्स। This is one of the central differences, main differences between this Coulomb's force, electric force and the gravitational force। Coulomb's का जो ये लॉ है या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा, जो अभी हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, सो इसमें मगर वो रिपल्सन भी हो सकता है या अट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर चार्जेस लाइक चार्जेस हो गया, एक तरीका का चार्जेस हो गया, तो उन लोग में रिपल्सन होगा, मगर अगर चार्जेस ऑपोजिट नेचर का हो गया तो उन लोग अट्रैक्शन हो। तो दोनों ही रहेगा कि अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। ठीक है, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स पे आप लोग देखें कि दिस इज ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स। जैसे हर एक चीज में जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर एक मास पे खींचना होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में कभी रिपल्सन नहीं होता, एक एक दूसरे से भाग जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। हाँ? ठीक है, ओके, राइट। सो अभी यहाँ पे फिर से आते हैं हम लोग कि कूलम्ब्स लॉ में आप लोग देखें कि दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अभी क्या हुआ कि ये प्रोपोर्शनलिटी जो है हमारा सेम तरीका से यहाँ पे भी
जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या आया था, एक हमारा एक यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया था जी। आप लोग देखें इसको, ये कूलम्ब्स लॉ के लिए भी ऐसे ही कुछ आएगा अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू ये के आ गया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला विच कूलम्ब गॉट एक्सपेरिमेंटली। कुछ एक्सपेरिमेंट कूलम्ब ने किए थे, वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे हुए, एंड देन फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट्स ही कंक्लूडेड दिस, ही अराइव्ड एट दिस फॉर्मूला। ठीक है, कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, is proportional to the square of the charges, is inversely proportional to the square of the distance between them, and it acts along the line joining the two charges। ठीक है, अभी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे अगर हम, तो हमको ये मिलेगा कि एक कांस्टेंट आएगा बाहर में, एक कांस्टेंट आ जाएगा। आप लोग को ये पता है ये कैसे किया जाता है, हाँ? एक कांस्टेंट आएगा बाहर में। ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट को हम लोग इस तरीका से भी लिखते हैं, दिस के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम लोग इस तरीका से भी लिखते हैं कभी कभार, दिस इज 1 बाई, लिखने के लिए लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दिस के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसे भी लिखा जाता है। ये एप्सिलॉन 0 क्या है, उसमें एक कांस्टेंट, एक वैल्यू है, वैल्यू फिक्स्ड है इसका, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स रहता है। ठीक है, so this value, this is called, this proportionality is called the permeability constant, permeability of free space। तो ऐसा नाम दिया था, बाद में हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा नाम किया गया इसका, इसका इतना ऐसा नाम क्यों रखा गया है। बट दिस इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, एक वैल्यू, इसमें कोई इसका, इसमें Q1 Q2 अगर आप चेंज करेंगे या आर डिस्टेंस बिटवीन देम अगर आप चेंज करेंगे, उससे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। के का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और के को हम लोग इस तरीका से भी लिखते हैं कभी कभार, 1/4 इंटू पाई इंटू एक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका वैल्यू भी दिया होगा आप लोग को, आप लोग देखेंगे बाद में इसको। ओके, तो ये रह गया हमारा कूलम्ब्स लॉ का जो सेंट्रल आइडिया है हमारा, कि कूलम्ब्स लॉ में फोर्स किस तरीका का होता है। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि दो चार्जेस अगर है हमारा, कूलम्ब्स लॉ से हमको एक चार्ज के वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है उसको हमको देखने को मिल जाएगा। मगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, एक छोटा छोटा चार्जेस होना चाहिए जहां पे हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ओके, राइट, ओके। नाउ अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इसको एक वेक्टर नोटेशन में हम लोग देखेंगे। तो अभी तक मतलब सिंपली यहाँ कोई वेक्टर का साइन, कोई डायरेक्शन का कोई साइन नहीं आया हमारा। ठीक है, मगर अभी हम लोग देखेंगे कुछ वेक्टर नोटेशन में, फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें कुछ वेक्टर का सिंबल से हमको ये लॉ को देखना है, उससे और भी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाएगा। ओके, लेट अस सी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो क्या है कि फिर से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को ही देखते हैं कि वी हैव टू चार्जेस, एक सेम चीज है हमारे यहाँ पे। तो लेट अस अगेन ड्रॉ दिस फिगर। या सो हमारे पास क्या है, दो चार्जेस Q1 एंड Q2, सिमिलरली Q1 एंड Q2, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। अभी हम लोग क्या है, हम लोग अभी वेक्टर नोटेशन में किस तरीका से हमको देखना है, मगर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन हम लोग लगा के देखते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन का कुछ बात नहीं बोला गया अभी तक, और यहाँ पे हम लोग वेक्टर से, डायरेक्शन से हम लोग बात कर पाएंगे। चार्ज कहाँ रखा हुआ रहने से किस तरीका से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वेक्टर के लिए हम लोग देखते हैं इसको। और यहाँ पे क्या आपका, तो वेक्टर में देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको लगेगा। तो हम लोग बना लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको लगेगा, ब्लैक से बनाते हैं इसको। ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, ठीक है, ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें
हम लोग एरो लगा लेते हैं। सो दिस इज सपोज कुछ एक बनाए हैं एक्स वाई, जस्ट अंदाजा लगाने के लिए। हाँ, ये नीचे भी है, इस तरफ भी है, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको किसी भी पार्टिकल का अगर पोजीशन आपको दिखाना हो तो आपको पता है कि ये एक्स वाई जेड भी है, जेड भी है, मगर अभी जस्ट हम यहाँ देखने के लिए कर रहे हैं एक्स वाई जेड भी है, राइट। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक्स एंड वाई हम लोग देखें यहाँ पे। सो कोऑर्डिनेट, किसी भी पार्टिकल्स के अगर कोऑर्डिनेट आपको बोलना हो तो आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस होना चाहिए आपके पास, जहाँ पे एक ऑरिजिन हो। यहाँ पे इसका ऑरिजिन रह गया, इज द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो अभी तो हमारा सेटअप क्या है यहाँ पे कि दो चार्ज रखा हुआ है आपका Q1 एंड Q2, एंड दे आर एट ए डिस्टेंस R, दे आर एट ए डिस्टेंस R। इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है इसका है R, ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है R, ओके, ठीक है, डिस्टेंस R आपका। अभी वेक्टर में तो इसका पोजीशन को हम लोग किस तरीका से देखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस Q1 पार्टिकल। इसको हम इस तरीका से देख सकते हैं, कुछ कुछ इस तरीका से देख सकते हैं, राइट। ये हमारा आ गया पोजीशन ऑफ Q1, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ Q1 बना, और ये बन गया हमारा इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं ना, Q1 एंड दिस पोजीशन इज द Q2 पोजीशन, दिस इज Q2, ठीक है। Q1 एंड Q2, इसको हम लोग किस तरीका से देखेंगे अभी, दिस इज Q1, राइट। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि द पोजीशन ऑफ Q1 इज R1 वेक्टर, इस तरीके से वेक्टर नोटेशन देते हैं, दिस इज R1 सपोज। इसको हम लोग कहेंगे दिस इज R2, R2 वेक्टर। हम लोग को पता है ना ये R1 R2 क्या है, R1 R2 में एक्चुअली एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है। लिखने के लिए कॉम्पैक्ट नोटेशन में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि R1 वेक्टर एंड दिस इज R2 वेक्टर। तो दीज आर द पोजीशन ऑफ दिस टू पार्टिकल्स। ये दो पार्टिकल जो रखे हैं हम लोग, चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस की दूरी पे, उन लोग का पोजीशन वेक्टर है, एक का है R1 और एक का है R2, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं, हम लोग जस्ट कूलम्स लॉ को एक बार एक वेक्टर के नोटेशन पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, वेक्टर के नोटेशन पे देखेंगे। तो Q1 एंड Q2 चार्ज रखा हुआ है, एंड उसका पोजीशन बोल दिया गया है कि एक R1 वेक्टर पोजीशन पे है और एक है R2 वेक्टर पे, राइट। अभी राइट, तो अभी एक चीज आप लोग को हम पूछते हैं, दैट इज फ्रॉम वेक्टर, वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर से हम लोग कुछ यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाए, वो है आपका कि सपोज ये आपका क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन इसमें रिलेटेड टू वेक्टर्स। इसी डायग्राम को आप लोग देखिए, इस फिगर पे, राइट, हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। अभी एक वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, उस वेक्टर का वैल्यू, उस वेक्टर का किस तरीका से हम लोग लिखेंगे, दैट इज आपको बोलना है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या है कि ये Q1 से लेके Q2 तक, Q1 से लेके Q2 तक, Q1 से Q2 के डायरेक्शन पे अगर आप वेक्टर देखते हैं तो ये Q1 है और ये Q2 है, Q1 से लेके Q2 तरफ, तो इस तरीका का ये जो वेक्टर बना आपका Q1 से लेके Q2 तक, ये एक पॉइंट है, मगर हाँ, यहाँ से ओरिजिन से लेके Q1 तक एक पॉइंट है, और Q1 से लेके Q2 तक और एक लाइन जा रहा है, पॉइंट है ये। सो Q1 से लेके Q2 तक, हाँ, इस वेक्टर जो आएगा ना, ठीक है, वेक्टर फ्रॉम वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, ये जो वेक्टर है इसका वैल्यू कितना है, इसका क्या होगा, इससे आप बोल पाएंगे कुछ। अगर Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, सो Q1 से लेके Q2, इस जो डायग्राम में हम जो बनाए हैं इसका क्या होगा, व्हाट इज द वेक्टर फॉर कनेक्टिंग Q1 टू Q2 इन दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे आप लोग एरो दिए हैं, उस वेक्टर को आप कैसे लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, ये कितनी इन टर्म्स ऑफ, सो यू हैव टू राइट दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, ये लिख पाएंगे आप लोग। R1 एंड R2 अगर आपके पास पता है, सो आप Q1 से Q2 तक का जो वेक्टर है एज सोन इन द फिगर, एरो देके, उसको आप क्या लिख पाएंगे। आप लोग कोई बोलिए, आप लोग वेक्टर पढ़े ना क्लास 11 में, लिख पाएंगे ना, ये वेक्टर कैसे, इस तरीके का प्रॉब्लम है ये कि आपका पास अगर, हाँ,
एक ऐसा हो, एक इस तरीका का हो ना, इस तरीका का अगर आपके पास एक रो बना लेते हैं। तो इस तरीका का कुछ प्रॉब्लम है कि आपका पास अगर यहाँ पे अगर आपका पास अ, ये ए वेक्टर बना आपका, ये बना आपका बी वेक्टर, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो बना आपका सी वेक्टर। सो सी वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बी एंड ए, मतलब कैसे लिख पाएंगे बी एंड ए को यूज करके आप सी वेक्टर को कैसे शो कर पाएंगे। तो सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे भी कि आपका पास R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। सो Q1 से लेके Q2 जो का जो वेक्टर है, कनेक्टिंग वेक्टर है, उसको आप इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपको बोलना है। क्या होगा, वे बोलेंगे इसको। हाँ हाँ, माइक का सामने आके बोलिए तो अच्छा होगा, इसको बोल पाएंगे आप लोग सब। आप लोगों को पता है ये चीज, वेक्टर एडिशन ये सब पढ़े हैं ना आप लोग क्लास 11 में। तो ये सिंपल सा चीज है एकदम। हाँ, वेक्टर एडिशन का ही सामान चीज है। आप लोग, आपको पता भी है ये चीज। माइक के सामने आके आप लोग इसका आंसर कर लीजिए। सो वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 एज शोन इन द फिगर, इसको इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 किस तरीका से लिखा जा सकता है। जैसे ऐसा हो सकता है ना कुछ, ये क्या होगा, ऑप्शन हम दे देते हैं। सो ऑप्शन ए इज, इसमें हम लिखा सकते हैं कि R1 क्रॉस R2, ऐसा लिखा जा सकता है। और ऐसे लिखा जा सकता है R1 प्लस R2। और भी लिखा जा सकता है इस तरीका से ना। किस तरीके से लिखा जाएगा ये, R2 माइनस R1। और भी लिखा जा सकता है इसमें R1 माइनस R। तो ये चारों क्वांटिटीज मगर वेक्टर क्वांटिटीज, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो कौन सा होगा इसमें, ये चारों में से एक होना चाहिए इसमें। Q1 से लेके Q2 का जो साइन हम दिए यहाँ पे, सो ये अमोंग दी फोर ऑप्शंस गिवन एक करेक्ट है। इसमें कौन सा है, कौन सा लग रहा है आप लोगों को। क्या होगा, आप लोग बोलिए कुछ, इसका आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, सी, सी ना। कौन सा, ये ऑप्शन ठीक है, ये ठीक है क्या, ये ऑप्शन क्या होगा, ये ठीक है। इज दिस करेक्ट, ये करेक्ट है ना रॉन्ग है। रॉन्ग ना, ये नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। ये R1 प्लस R2, ये भी रॉन्ग है ना, रॉन्ग ना, ठीक ठीक। और ये क्या होगा, ये राइट होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये होना चाहिए आप लोग का, ठीक, वेरी गुड। ठीक है, ये R2 माइनस R1 बनेगा। तो दिस वेक्टर इज R2 माइनस R1, इसको हम लिख पाएंगे तब तो। दिस इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब मेरा पास अभी पूरा डेटा हमारा पास आ गया कि दो चार्जेस को हम रखें R1 वेक्टर पे और एक R2 वेक्टर पे, पोजीशन वेक्टर से R1 एंड R2। तो अभी कूलम्ब्स लॉ को हम देखते हैं, इस वेक्टर के टर्म्स पे हम लोग कैसे लिख पाएंगे। ओके, राइट। नाउ ये R2 एंड R1 जो आया हमारा, सो कूलम्ब्स लॉ से हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले भी लिखे थे हम कि वन
चीज, जो एक चीज पहला वाला चीज जो हमको कूलम्ब्स लॉ से मिलेगा कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ये हमको मिलेगा। और ये मिलेगा हमको फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है। तो Q1 के वजह से Q2 में कितना फोर्स आ रहा है और Q2 के वजह से Q1 में कितना फोर्स हमें आ रहा है। तो दोनों के लिए हम एक नाम देते हैं एंड दैट नेम इज, वेक्टर का नोटेशन से अभी हम लोग देंगे, इसको हम लोग कहेंगे इस तरीका से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको हम लोग लेंगे फोर्स F21। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज 2 Q2 ड्यू टू Q1। इस माथा में एक वेक्टर साइन हम दे देंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे क्या देंगे हम, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, मतलब यही है आपका, इसका सिंबल का मतलब क्या है, F21 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड F12 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और ये दोनों हमको कूलम्ब्स लॉ से पता चलेगा। कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है उससे हमको ये दोनों चीज हमको पता चल जाएगा अलॉन्ग विद देयर डायरेक्शंस। ठीक है, ओके। और एक नोटेशन हम लोग यूज करेंगे एंड दैट नोटेशन इज दिस। या Q1 से लेके Q2 का जो सेपरेशन है उसको भी हम लोग एक वेक्टर साइन से हम लोग देखेंगे, एक वेक्टर साइन से हम लोग देखेंगे एंड दैट साइन इज दिस वन। इस R2 माइनस R1 इज द वेक्टर। ठीक है, वो दोनों के बीच में जो सेपरेशन का जो वेक्टर था हमारा, दैट इज R2 माइनस R1। इसको हम लोग कहेंगे R21। नोटेशन है ये, हमारा नोटेशन है। हाँ, R2 माइनस R1 इस कौन सा वेक्टर है, Q1 से लेके Q2 तक डायरेक्शन पे अगर आप एरो लोग डालते हैं तो इसका जो है इसको हम लोग कहेंगे R21। ठीक है, और उल्टा अगर हो, Q2 से लेके Q1 तरफ हो, अगर हो आपका Q2 से लेके Q1 के तरफ अगर कोई वेक्टर आया, दैट वेक्टर इज उल्टा। तो इसमें आएगा आपका, उस समय क्या आएगा आपका, R1 माइनस R2 आएगा। किस तरह बोला है, Q1 से लेके Q2 तरफ, Q1 से लेके Q2 तरफ। और इसको हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिकली R12। ये जो सिंबल है हमारा, समझने के लिए छोटा सा हम लोग का सिंबल दिए। ठीक है, सो दिस इज R2 माइनस R1 इजिकल टू R21 एंड R1 माइनस R2 दैट इज इक्वल टू R12। तो दो वेक्टर है, एक है Q1 से लेके Q2 तरफ है और एक है Q2 से लेके Q1 तरफ है। ठीक है, दो वेक्टर है R12 एंड R21। ठीक है, सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखा जा रहा है। इसका वैल्यू कितना आएगा, R21 मतलब है R2 माइनस R1 और R12 मतलब है R1 माइनस R2। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। और यहाँ पे और एक चीज आपको जानना है कि अभी फोर्स हम लोग कैलकुलेट अभी तक किए नहीं है, बट फ्रॉम दिस फॉर्मूला R21 का जो एक्सप्रेशन है हमारा R2 माइनस R1 और R12 का जो एक्सप्रेशन है R1 माइनस R2, यहाँ से आप लोगों को क्या पता चलेगा कि R21 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। ठीक है, ये भी आपको सिंपल यहाँ से पता चल जा रहा है। इस इक्वेशंस को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि R21 जो वेक्टर है दैट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ R12। ठीक है, R12 का ठीक ऑपोजिट है, होना भी चाहिए इसे ना। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं कि R21 मतलब Q1 से लेके Q2 तक और R12 मतलब Q2 से लेके Q1 तक। तो दोनों का ठीक उल्टा है, ऑपोजिट है। हाँ, ऑपोजिट है। मगर इससे क्या आपको पता चलेगा कि इससे आपको एक चीज पता चल रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो दूरी को जिसको जहाँ बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ जो Q1 से लेके Q2 का जो वेक्टर है हमारा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, एक्चुअली दोनों का बीच में जो दूरी है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच में जो दूरी है, जो R जिसे हम पहले कहते हैं उसको, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R21। R21 का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका कितना वैल्यू, डायरेक्शन को छोड़ दिया, अगर आप वैल्यू को देखें कितना दूरी है, दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, इसको हम लोग R लिखते हैं। और R12 क्या है,
ये भी एक वेक्टर है, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है हमारा दैट इज इक्वल टू आर ऑल्सो। ठीक है, जैसे हम दिखाएं यहाँ पे Q1 से लेके Q2 का जो दूरी है दैट इज कॉल्ड आर। ठीक है, तो ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जस्ट ए मिनट है, जस्ट ए मिनट। ओके, हाँ राइट। सो क्या हुआ कि यहाँ पे दो वेक्टर्स है हमारा पास, और दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी हमारा आया एंड दैट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लिया यहाँ पे, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ R21 जो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R12। दो वेक्टर है, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, उससे हम लोग लिखते हैं इसको माइनस साइन से। ठीक है, मगर उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है हमारा, दोनों का ये बराबर है। दोनों वेक्टर मगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे, Q2 से लेके Q1 तक एक वेक्टर है, और Q1 से लेके Q2 तक और एक वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दी डायरेक्शन इज ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट, एकदम उल्टा है पूरा। ठीक है, ओके। तो ये सारा चीज हमको वेक्टर का ऑपरेशन से हमको पता चल जाता है कि ये सब होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको हम लोग यूज करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीका से कूलम्स लॉ को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो कूलम्स लॉ क्या कहेगा अभी? अभी कूलम्स लॉ, चूंकि वेक्टर आ गया हमारा, तो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर F21। ये यहाँ पे जो लिखा था ना हम लोग कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, उसको हम लोग कूलम्स लॉ से किस तरीका से देख पाएंगे। व्हाट इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1? थोड़ा देर पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे कि कूलम का जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड के बारे में किए थे कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे भी वही चीज है, मगर यहाँ पे हम लोग कुछ साइन का, कुछ वेक्टर नोटेशंस का हम लोग यूज कर रहे हैं, बाकी सब चीज सेम ही है। तो पहला वाला चीज क्या देखने वाले हम लोग कि फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल 1, 1 के वजह से 2 में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, उसको हम लोग देखना है। ठीक है, ओके। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो दिस इज द वे, दिस इज द वे कहेंगे। सो दिस इज के तो हमारा कांस्टेंट था ना, Q1 इंटू Q2, ठीक है, राइट, डिवाइडेड बाई, या ये तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड हमारा सेम ही है, दिस इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, डिस्टेंस हमारा सेम ही है। सो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग और इसका इस नोटेशन पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ, इसको अगर इस तरीके से नहीं लिखा आप इसमें लिखिए R21, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मतलब ही आर स्क्वायर है। ठीक है, मगर यहाँ पे आपको लगेगा कि अभी डायरेक्शन को आपको दिखाना है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज एट 1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, कितना होगा मैग्नीट्यूड तो हम लोग लिख लिया यहाँ पे, मगर डायरेक्शन किस तरीका से दिखाएंगे, अभी आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको इस टर्म्स का हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर बोल दिया गया है कि R2 में है, R1 में है। तो डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, आपको भी पता है कि डायरेक्शन किस तरफ होगा, Q1 और Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन पे होना चाहिए। Q1 एंड Q2 को लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 उसी लाइन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मगर उसको आप कैसे लिखेंगे, आप इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स कैसे आप लिख पाएंगे उसको, राइट। तो किसी भी डायरेक्शन को हम लोग किस तरीका से लिखते हैं, किसी भी डायरेक्शन को हाउ डू वी राइट, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन वेक्टर नोटेशन, राइट। सो अगर आपको डायरेक्शन दिखाना हो, ठीक, Q1 से लेके Q2 तक का एक डायरेक्शन वेक्टर अगर दिखाना हो आपको, डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, जो आगे हम लोग बनाए थे R21, R21 जो वेक्टर है हमारा, उस डायरेक्शन पे हमको एक डायरेक्शन वेक्टर बनाना है। उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है यूनिट वेक्टर के
ये ऐसे लिखा जाता है उसको, आप लोग को पता है ये R21 डिवाइडेड बाई R21। ये क्या चीज है? ये है वेक्टर डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कोई भी वेक्टर हो उसको अगर आप हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, उसका उसका जो मान से, उसका वैल्यू से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, जो अभी जो ये बनेगा, ये जो वेक्टर बनेगा आपका, ये एक ऐसा वेक्टर है, इसका इसका क्या क्वालिटीज है? इस वेक्टर के आपको देखेंगे आप लोग कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर का इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड आता है 1। तो दिस जो डायरेक्शन वेक्टर हमारा जो है, कि कोई भी वेक्टर हो उसको अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज नाउ ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि यूनिट वेक्टर, उसीलिए उसको एक यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, उसीलिए उसको एक यूनिट वेक्टर कहा जाता है। दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R21। Q1 से लेके Q2 तक जो डायरेक्शन था हमारा, उस डायरेक्शन पे एक है हमारा ये यूनिट वेक्टर है। उस डायरेक्शन पे ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, तो उस डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 टू Q2। सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप Q2 से लेके Q1 तरफ आए, Q2 से लेके Q1 तरफ का अगर आप डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीका का डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा वहां पे R12। अगर आप डिवाइड कर देते हैं उसका मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ जो वेक्टर आपको मिलेगा उसका वो है आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12। ठीक है, राइट। तो कोई भी वेक्टर हो आपका, उसको अगर आप उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक छोटा सा वेक्टर मिलेगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 रहेगा। ठीक है, उसलिए उसको कहा जाएंगे यूनिट वेक्टर, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन अलोंग दैट वेक्टर। उस वेक्टर के डायरेक्शन पे ये एक वन वन मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर है, छोटा वेक्टर। सो राइट, सो अभी इसको अगर आपको दिखाना है कि फोर्स, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला से अगर आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का आपको पता, ठीक है, आपको पता चल गया कि दिस प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग इस तरीका से लिखे हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी, बट दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए कुछ। डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं? दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू द चार्ज 1। ये रह गया मैग्नीट्यूड और ये रह गया उसका डायरेक्शन। ये रह गया मैग्नीट्यूड और ये रह गया आपका डायरेक्शन। ऐसा क्यों किया जाता है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सपोज आपका पास ऐसा हुआ कुछ, ऐसे इस तरीका का कुछ हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा क्यों लिखा जाता है ऐसा? ठीक है, तो सपोज आपका पास सपोज ये रह गया आपका। ठीक है, तो इस डायरेक्शन पे सपोज आपका एक फोर्स एक्ट कर रहा है, आपका कुछ एक फोर्स है, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट किया जा रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको बोल दिया गया है कि 10 न्यूटन का है। 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, कितना फोर्स है? 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इसको अगर आप वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे आप? फोर्स को अगर आप वेक्टर नोटेशन पे लिखना चाहते हैं, आपको पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन एंड दिस इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन पे फोर्स को लगाया जा रहा है। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं आप, तो आपको लिखना कैसा पड़ेगा? कैसा लिखेंगे आप इसको? आप लोग लिखेंगे मतलब क्या, यहाँ पे जो फोर्स आएगा ना हमारा, यहाँ का जो फोर्स आएगा हमारा, ये फोर्स का जो फोर्स वेक्टर आ रहा है हमारा पास, उससे हमको क्या पता चलेगा? ये फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी 10 न्यूटन एंड फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। उसी को ख्याल रखते हुए हमको क्या लिखना पड़ेगा? इसको अगर आप 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आपको इस डायरेक्शन पे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, राइट? एक यूनिट वेक्टर चाहिए। दिस इज एन, एन वेक्टर, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एन कैप।
छोटा सा एक कैप देने से मतलब उसका मतलब हुआ वो यूनिट वेक्टर है। तो उस डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे फोर्स एक्ट कर रहा है, उस डायरेक्शन पे अगर आप एक यूनिट वेक्टर को खोज पाते हैं, सो अभी फोर्स बन जाएगा यहाँ पे 10 न्यूटन एन कैप। एन कैप, एन कैप छोटा सा एन के ऊपर जो हम ये टोपी पहना दिए ना एक छोटा सा, दैट इज यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को अगर आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आपको रियल फोर्स का बारे में पता चल जाएगा कि ये है वेक्टर नोटेशन में फोर्स 10 न्यूटन एक्टिंग अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, उस डायरेक्शन को अंदाजा लगाने के लिए उस डायरेक्शन को कौन दिखाता है? दिस यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हुआ, 10 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन फोर्स ही आया, ऐसा महसूस हो सकता है आपको कि किसको साथ हम कुछ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हम, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इस फोर्स का अगर आप मैग्नीट्यूड नापते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड तो है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 ही मिलेगा यहाँ पे, 10 से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। राइट, so this is the force which has a magnitude of 10 Newton and is acting along this n cap direction। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी की, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको पता है यहाँ पे, एंड वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, वो R21 की तरफ एक्ट कर रहा है। R21 जो वेक्टर है ना, Q1 से लेके Q2 तरफ, उस तरीका का उस डायरेक्शन पे है उस लाइन बराबर है आप। ठीक है, तो उस लाइन बराबर अगर आप एक यूनिट वेक्टर को आप जानना चाहते हैं, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस R2। ठीक है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दिए, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। दिस इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। तो ये बन गया आपका एक यूनिट वेक्टर, ये बन गया आपका एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टूवर्ड्स Q2, टूवर्ड्स Q2 फ्रॉम Q1। ठीक है, Q1 से Q2 के तरफ डायरेक्शन देने वाला एक यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया। तो ये बन गया आपका कूलम का, कूलम्स लॉ में इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू Q1, चार्ज Q1 इज इक्वल टू K इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाई जो दूरी था उसको हम लोग इस तरीके से दिखाएं, R21 का स्क्वायर। R21 का जो मैग्नीट्यूड है वही R12 का भी मैग्नीट्यूड है, वही दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, उसका स्क्वायर इंटू R21 डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड, दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये बन गया हमारा यूनिट वेक्टर। सिमिलरली सेम चीज और एक चीज दिखा लेते हैं आप लोग को, व्हाट इज F12। हम लोग लिखे थे ना कूलम्स लॉ से हमको ये दोनों चीज पता चलेगा, ये दोनों चीज पता चलेगा कूलम्स लॉ से कि 2 नंबर चार्ज के ऊपर 1 नंबर चार्ज का कितना फोर्स है, और 1 नंबर चार्ज के ऊपर 2 नंबर चार्ज के वजह से कितना फोर्स आ रहा है, दोनों का पता चलेगा। एक तो मिल गया हमारा, दूसरा वाला भी सेम है। सिमिलरली इसको भी हम लोग लिखेंगे K इंटू Q1 इंटू Q2, मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम रहेगा ना, आगे कूलम्स लॉ से हम लोग देखें, और इसको हम लोग लिखेंगे R12, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। ठीक है, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर, इसका डायरेक्शन मगर उल्टा होगा, इसका डायरेक्शन मगर उल्टा है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 जिस तरह डायरेक्शन पे होगा, चार्ज 1 के ऊपर फोर्स चार्ज Q2 की वजह से उसका डायरेक्शन उल्टा है। राइट, उसको हम लोग लिखते हैं इस तरीका से, R12 डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड। तो एक रह गया R21 तरफ, एक यूनिट वेक्टर को बोला जा रहा है, और ये रह गया R12 का डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर है, ये दोनों ही यूनिट वेक्टर है, ये भी एक यूनिट वेक्टर बन गया, ऊपर वाला भी एक यूनिट वेक्टर है। तो इस यूनिट वेक्टर क्या क्या होगा, दिस इज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q1 फ्रॉम Q2। ठीक है, उल्टा है एकदम। ठीक है, राइट, ओके। तो ये बन गया कूलम्स लॉ के वेक्टर नोटेशन में फॉर्मूला, कूलम्स लॉ इन वेक्टर सिंबल। राइट,
अभी आप लोग को यहाँ से और एक चीज पता चलेगा आपको कि अगर आप अभी फोर्स 2-1 और इसको कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है या इक्वल है, फोर्स 2-1 Q2 में जो चार फोर्स लग रहे हैं Q1 के वजह से और Q1 में जो फोर्स लग रहे हैं Q2 के वजह से, दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं ना तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से इस वेक्टर नोटेशन से ही देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस वेक्टर नोटेशन व्हाट वी कैन से, फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज सेम। जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू मगर सेम ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज सेम। तो फॉर एनी टू पेयर्स ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि आप लोगों को कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एक चार्ज के वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर जितना फोर्स आ रहा है वो बोथ के लिए सेम है। ठीक है, सेम फॉर बोथ, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। जो इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि यहाँ से क्या पता चलेगा आपको, तो वन इज डिपिक्टेड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग R21 और यहाँ पे R12 आ गया। डायरेक्शन ठीक उल्टा उसका ऑपोजिट ऑपोजिट हो गया। इस तरीके से हम लोग लिखे थे ना कुछ, ये डायरेक्शन इज ऑपोजिट, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। और इसमें जो यूनिट वेक्टर आया हमारा और इसमें जो यूनिट वेक्टर आया हमारा, दोनों एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसमें क्या पता चलेगा कि तब तो कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। न्यूटन्स के जो थर्ड लॉ था हमारा, वो मगर यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ये फॉलो करता है। कूलम्स का जो फोर्स लॉ है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है, दे फॉलो दी न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स आ रहे एंड दूसरा वाला चार्ज के ऊपर पहला वाला चार्ज के कारण जो फोर्स आ रहे, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे के ऊपर हम लोग अप्लाई कर पा रहे। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges, between two charges obey Newton's third law, obey Newton's थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े हैं ना, थर्ड लॉ, लॉज ऑफ मोशन आप लोग क्लास 11 में मैकेनिक्स में पढ़े। मगर यहाँ क्या देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वजह से जो फोर्स आ रहा है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस के वजह से, दैट विल ऑल्सो फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे था यहाँ पे भी वैसा ही कुछ आप लोग को दिखने को मिल रहा है। ओके ओके, ओके तो आज और कंटिन्यू नहीं करेंगे, फिर से टाइम आप लोग को देरी हो जाएगा। हाँ ठीक है, सो नेक्स्ट दिन हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसी को लेके, हाँ ठीक है, कुछ गॉस लॉ को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दिन। ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग बोलिए अभी कुछ, कुछ इसी को लेके कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है कुछ, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस टॉपिक एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस कुछ रेडी कीजिए।
क्वेश्चंस इस चैप्टर से आप लोग क्वेश्चंस रेडी कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास से हो सकते हैं कुछ ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट जाएंगे हम लोग। इसको आप लोग चूंकि पढ़ चुके हैं तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, और हम लोग थोड़ा सा आगे थोड़ा सा स्पीड से सिलेबस को अभी आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे आप लोग, हाँ, क्वेश्चन चैप्टर में। ओके, क्योंकि इस चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग गॉस का लॉ पढ़ चुके हैं, हाँ, तो उसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। ओके, एंड इन द मीन टाइम आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ किताब वगैरह आप लोग तो फॉलो कर रहे हैं ना, तो किताब वगैरह फॉलो कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो एनसीईआरटी का जो किताब है उससे भी कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है।